हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस आज के करंट अफेयर्स वीडियो में और आप सबके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं। तमाम जो इंपॉर्टेंट अखबार हैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस लाइन, मनी कंट्रोल, इन सब से ओके। तो सबसे पहले टॉपिक्स देखते हैं क्या क्या हैं इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 36 नेशनल गेम्स का उद्घाटन किया गुजरात में किस स्टेडियम में, और गेम्स के बारे में बताएंगे क्योंकि कई साल के बाद ये आयोजन हुआ है, सब कुछ बताएंगे उसके बारे में। और ये जो नेशनल गेम्स है उसका शुभंकर क्या रखा गया है। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है, ऐतिहासिक फैसला है गर्भपात को लेकर, और उसने तो एकदम नई बातें कही हैं महिलाओं के लिए और नए दरवाजे खुले हैं महिलाओं के अधिकार के लिए। उस पर बात होगी, महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन के लिए। किस राज्य सरकार ने एयरफोर्स के पूर्व चीफ आर.के.एस. भदौरिया को डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का चीफ नोडल ऑफिसर बना दिया है। केंद्र सरकार ने अब नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त कर दिया है, आज ज्वाइन कर रहे हैं वो। केंद्र सरकार ने प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना है उसका विस्तार कर दिया है, इसके बारे में बात होगी। और भी कई क्वेश्चन हैं, सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं और लाइक बटन जरूर दबा देना आप। तो क्वेश्चन होगा पहला, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 36 नेशनल गेम्स का उद्घाटन गुजरात के किस स्टेडियम में किया है। आंसर होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू के बिजनेस लाइन में कि ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इसका उद्घाटन किसने किया है, नरेंद्र मोदी ने किया है। अहमदाबाद में स्थित है ये, दुनिया का सबसे बड़ा ये स्टेडियम है। दर्शकों की क्षमता कितनी है, तो 1,32,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं और 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस इवेंट को देखा। ये जो देख रहे हैं आप, खचाखच भीड़ यहाँ पर है। ओके, पहले इसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम या कहें मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम था, अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। पिछले कुछ महीनों से फरवरी में इसका नामकरण हो गया था नरेंद्र मोदी के नाम पर। ठीक है, तो अब बात करते हैं 36 नेशनल गेम्स पर। देखिए गुजरात में पहली बार नेशनल गेम्स हो रहे हैं और इसका उद्घाटन 29 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। आप देख रहे हैं उद्घाटन करते समय, और कई सारे जो खिलाड़ी हैं वो भी दिख रहे हैं आपको फोटोग्राफ में। इसका समापन कब होगा, 12 अक्टूबर को होगा। तो कब से कब तक ये आयोजन है, 29 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक। ये 36 नेशनल गेम्स है और इसके बारे में कुछ और डिटेल में आपको बताता हूँ। इसमें टोटल कितने खेलों की प्रतियोगिता होगी, इंपॉर्टेंट बात है 36। ओके, कितने स्टेट और केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, तो 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के। कितने खिलाड़ी, तो 7,000 लगभग 7,000 खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और अगर तमाम कोच और अगर अदर जो स्टाफ्स हैं उन सब की बात करेंगे तो 15,000 से ज़्यादा ये डेलीगेट पहुँचे हैं कहाँ पर, गुजरात में, ये नेशनल गेम्स में। और 7 साल बाद ये आयोजन हो रहा है। पिछली बार कब हुआ था, 2015 में आयोजन किया गया था, पिछली बार केरल में। ठीक है, और गुजरात के 6 शहरों में ये आयोजन हो रहा है। कौन कौन से हैं, तो अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर। ठीक है, तो ये 6 शहर हैं, इसका भी नाम ध्यान में रखना है। वहाँ के स्टेडियम्स में ये आयोजन हो रहा है। हालांकि एक बात इंपॉर्टेंट मैं बता दूं कि ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता जो है वो दिल्ली में ही हो रही है। ठीक है, बाकी सारे इवेंट गुजरात में ही हो रहे हैं और कहा जाएगा कि ये नेशनल गेम्स गुजरात में ही हुआ है। ओके, और भी कई इंपॉर्टेंट बातें वो अगले क्वेश्चन में बताते हैं। और हाँ, गुजरात में हो रहा है तो उसके चीफ मिनिस्टर कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं और राजधानी है गांधीनगर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इससे रिलेटेड है 36 नेशनल गेम्स का शुभंकर मस्कॉट, उसका नाम बताएं, क्या नाम है। क्वेश्चन अक्सर शुभंकर के बारे में आता है एग्जामिनेशन में। आंसर होगा सावज। ठीक है, सावज, ये रहा शुभंकर। सावज जो है वो गुजराती शब्द है और इसका मतलब होता है शेर। ठीक है, ये भारतीय सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है और साथ में तेजी से बढ़ते हुए भारत की एक झलक भी देता है। ओके, तो आप देख रहे हैं फोटोग्राफ, और ये उद्घाटन समारोह के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं और उनके पीछे है ये मस्कट। ओके, शुभंकर। ठीक है,
अब कुछ और बातें कर लें राष्ट्रीय गेम्स के बारे में। देखिए, ये इसके इतिहास के बारे में बात करेंगे तो ये स्वतंत्रता से पहले, यानी इंडिपेंडेंस मिला था उससे पहले से ही ये आयोजन हो रहा है इस तरह का। ओके, और ये पहला आयोजन अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर कहेंगे तो ये ऑल इंडिया ओलंपिक कमेटी ने किया था 1924 में लाहौर में, और तब इसे अखिल भारतीय ओलंपिक खेलों के रूप में जाना जाता था। 1940 में इस टूर्नामेंट का नाम बदलकर नेशनल गेम्स कर दिया गया था, यानी राष्ट्रीय खेल। और आज़ादी के बाद पहला जो आयोजन हुआ था 1948 में लखनऊ में आयोजित किया गया था नेशनल गेम्स। ठीक है, तो ये 36th नेशनल गेम्स है। इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है। और उन्होंने क्या कहा इस दौरान, तो उन्होंने कहा कि खेलों के जो मैदान में खिलाड़ी की जीत होती है, उनका दमदार प्रदर्शन जो है वो अन्य क्षेत्रों में देश की जीत का भी रास्ता बनाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात कही उन्होंने, जिस पर काफ़ी सोशल मीडिया पर चर्चा भी हो रही है, कि उन्होंने कहा कि खेलों में परिवारवाद को ख़त्म करके उन्होंने प्रोफेशनलिज्म को लेकर आए हैं। हालांकि इस बयान के बाद काफ़ी इस पर चर्चा हो रही है। जैसे बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं वो अमित शाह के बेटे हैं, जय शाह। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी के लीडर हैं और असम के चीफ मिनिस्टर हैं। भारतीय तीरंदाजी संघ, उसके अध्यक्ष कौन हैं? तो अर्जुन मुंडा, जो कि बीजेपी के लीडर हैं। भारतीय कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? ब्रजभूषण शरण सिंह, वो बीजेपी के लीडर हैं, सांसद हैं। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसके कौन है प्रेसिडेंट? तो दुष्यंत चौटाला हैं, जो कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं। खैर, इम्पॉर्टेंट बात है कि मस्कट क्या है वो आपके लिए जानना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 36th नेशनल गेम्स का गान यानी एंथम क्या है? क्या तय किया गया है? इसके बोल क्या है एंथम के? तो आंसर होगा जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। ठीक है, जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। ये आप देख रहे हैं, ये उद्घाटन समारोह का है और यहाँ पर आप ये एंथम लिखा हुआ देख रहे हैं, जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। और इस खेल गान को यानी स्पोर्ट्स एंथम को किसने गाया है? तो सिंगर सुखविंदर सिंह ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात। अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और देश भर में इसकी चर्चा हो रही है। महिलाओं की आज़ादी और उनके हक को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है। इस पर बात करते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अब तक का टोटल करंट अफेयर्स पीडीएफ अवेलेबल है। कई तरह के पीडीएफ होते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। वो आप प्राप्त कर सकते हैं 1 ईयर के मेंबरशिप के जरिए। 1 साल तक आपको पीडीएफ का अपडेट मिलता रहेगा। और इतना ही नहीं कि पीडीएफ ही नहीं, मेंबरशिप के जरिए आप टेस्ट सीरीज़ और मॉक टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं तमाम एग्जामिनेशंस के। देर मत करिए, डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, पूरा डिटेल है और कैसे मेंबरशिप लें इसके बारे में भी बताया हुआ है। तो क्वेश्चन होगा, गर्भपात मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2022 में कौन सा ऐतिहासिक फैसला दिया है? ये 29 सितंबर को दिया है। इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर है विवाहित हो या अविवाहित, सभी महिला को गर्भपात का अधिकार है। ठीक है, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कही है, पति का यौन हमला मैरिटल रेप है। ठीक है, ऐतिहासिक बात ये कही जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार दे दिया है, चाहे वो अविवाहित हों या विवाहित हों। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट यानी MTP एक्ट जो है, उसके तहत 22 से 24 हफ्ते का गर्भपात का हक सभी को है। कितने? 22 से 24 सप्ताह का। ओके, MTP एक्ट के तहत अबॉर्शन के लिए महिलाओं को ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि उसका रेप हुआ या सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है उसका। दरअसल ये जो आदेश है उससे पहले ये होता था कि MTP एक्ट जो है, कानून जो है, उसके तहत सिर्फ विवाहित महिलाएं और रेप पीड़ित महिलाओं को ही गर्भपात की इजाज़त थी। ठीक है, कब से? 24 हफ्ते या उससे ज़्यादा तक के। ठीक है, तो ये अभी तक का ये नियम था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ये अधिनियम है उसके तहत। अब मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में सुनवाई की, क्या हुआ था ऐसा जो इसकी सुनवाई की नौबत आई थी। दरअसल हुआ ये कि
अदालत ने ये फैसला किस पर सुनाया? 25 साल की एक अविवाहित महिला, अनमैरिड वुमेन की याचिका पर सुनाया है। और उस महिला ने कोर्ट से 24 हफ्ते के गर्भ को गिराने की इजाज़त मांगी थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने 16 जुलाई को ये मांग खारिज कर दी। दिल्ली हाई कोर्ट को इस महिला ने बताया था कि वो सहमति से सेक्स के चलते प्रेग्नेंट तो हुई है, लेकिन बच्चे को जन्म नहीं दे सकती क्योंकि वो एक अविवाहित महिला है और उनके साथी ने उससे शादी करने से भी इनकार कर दिया है। इसके बाद महिला ने फिर जब मतलब कि दिल्ली हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि अबॉर्शन की परमिशन हम नहीं देंगे, तब इस महिला ने याचिका डाली सुप्रीम कोर्ट में। ओके, और 21 जुलाई को एक एंट्रीम ऑर्डर जारी किया गया था। इसमें यह कहा गया था कि दिल्ली एम्स की ओर से बनाए गए मेडिकल बोर्ड की सुपरविजन में अबॉर्शन की अनुमति दी जाती है, लेकिन फाइनल जो फैसला था उसका इंतज़ार किया जा रहा था। और 29 सितंबर को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत और ऐतिहासिक फैसला सुनाया। क्या फैसला सुनाया? तो इस बेंच की अगुवाई कर रहे थे जस्टिस DY चंद्रचूड़, फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। उनका ये कहना है, जब उन्होंने फैसला दिया है उसमें ये कह रहे हैं वो कि ये दकियानूसी धारणा है कि सिर्फ शादीशुदा महिलाएं ही सेक्सुअली एक्टिव रहती हैं। अबॉर्शन के अधिकार में महिला के विवाहित या अविवाहित होने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अदालत ने और क्या कहा? कहा कि MTP एक्ट में मैरिटल रेप को शामिल किया जाना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट बात कही। कोर्ट ने कहा कि अगर जबरन सेक्स की वजह से पत्नी गर्भवती होती है तो उसे सेफ और लीगल अबॉर्शन का हक है। मैरिटल रेप पर और क्या कहा है उन्होंने? ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये सब जो बातें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं। मैरिटल रेप पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवाहित महिला भी सेक्सुअली असॉल्ट और रेप सर्वाइवर्स के दायरे में आती हैं। रेप की सामान्य परिभाषा ये है आमतौर पर कि किसी महिला के साथ उसकी सहमति के बिना या इच्छा के खिलाफ संबंध बनाया जाए, भले ही ऐसे मामले वो वैवाहिक बंधन के दौरान ही क्यों ना हुआ हो। एक महिला पति के द्वारा बनाए गए बिना सहमति के यौन संबंध के चलते अगर गर्भवती होती है तो उसे पूरा अधिकार है कि वो अपना गर्भ को हटा सकती है। और ये भी कहा कि अंतरंग साथी की हिंसा एक वास्तविकता है, यानी पति के बारे में ऐसी बातें कह रहे हैं वो, अदालत कह रहा है। और ये रेप में तभी तब्दील हो सकती है, अगर हम इसको नहीं पहचानते तो ये लापरवाही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसका मानना है कि अजनबी ही विशेष तौर पर या खास मौके पर यौन और लिंग आधारित हिंसा या कहें रेप के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये सोचना गलत और अफसोसजनक है। पति भी मैरिटल रेप कर सकता है, करता है, ऐसी देखने को मिलती हैं ये सब बातें, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। ठीक है, रेप की परिभाषा में मैरिटल रेप को शामिल किए जाने की एकमात्र वजह MTP एक्ट यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है। इसके कोई मायने और निकाले जाने की अगर बात होगी तो एक ये भी होगा कि महिला जो है बच्चे को जन्म देने और ऐसे पार्टनर के साथ उसे पालने को मजबूर होगी जिसने महिला को मानसिक और शारीरिक रूप से यातना दी है। ऐसा करना है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात साफ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साफ करते हुए कि MTP एक्ट के तहत अबॉर्शन कराने के लिए महिला को ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि उसका रेप हुआ है या सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है उसके साथ। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा फैसला ये सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट ये कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये फैसला था जिसके बारे में मैंने डिटेल बताया। और ये तमाम जो एग्ज़ामिनेशन है, चाहे UPSC हो, BPSC हो, UPPSC हो या स्टेट के जो सिविल सर्विस के एग्ज़ामिनेशन है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुद्दा है महिला अधिकार को लेकर। ठीक है, तो ये सवाल हो सकते हैं आपके, और दूसरे एग्ज़ामिनेशन में भी SSC हो, रेलवे हो, उन सब में इस तरह की चीज़ें बेसिक पॉइंट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चले आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित गर्भपात दिवस यानी इंटरनेशनल सेफ एबॉर्शन डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 28 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इस दिवस को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने घोषित किया हुआ है। दिवस का मकसद यही है कि सुरक्षित गर्भपात की जागरूकता को फैलाना। और ये दिवस अभी हाल ही में बहुत चर्चा में आया है
क्योंकि इसके एक दिन बाद ही यानी 29 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसके बारे में मैंने इससे पहले के क्वेश्चन में बताया आपको। दरअसल ये चर्चा इसलिए भी हुई कि सुप्रीम कोर्ट को एक वकील ने, जब फैसला सुनाया जा रहा था उस वक्त, एक वकील ने बेंच को ये बताया कि आज इंटरनेशनल सेफ अबॉर्शन डे है। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि इंटरनेशनल सेफ अबॉर्शन डे के दिन ही हम ये इम्पॉर्टेंट फैसला सुना रहे हैं और हमें जानकारी देने के लिए धन्यवाद। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि 28 सितंबर को था, तो वकील साहब ने, उनको कुछ कन्फ्यूजन होगा तो उन्होंने 29 सितंबर बता दिया था। लेकिन फिर भी चूँकि सेफ अबॉर्शन को लेकर एक इम्पॉर्टेंट फैसला हुआ है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। कई बार एग्जामिनेशन में ना इस तरह से भी पूछा जा सकता है आपसे कि ये डे आयोजित किया गया तो आप अबॉर्शन को लेकर महिलाओं के अधिकार पर क्या सोचते हैं या उसकी व्याख्या करें, इस तरह के सवाल आ सकते हैं मेंस में भी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है ये। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य सरकार ने वायुसेना के पूर्व प्रमुख आर.के.एस. भदौरिया को डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी उसका मुख्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, न्यूज़ आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में, और मैं जो भी आपको बताता हूँ उसका रेफरेंस एक प्रतिष्ठित न्यूज़ से ज़रूर देता हूँ। ठीक है, वहीं से कंटेंट ये पूरा बनाया जाता है आप सबके लिए, तो फुल ऑथेंटिक होता है ये। ओके, तो न्यूज़ आपने देखा, और रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल हैं राकेश कुमार भदौरिया, वो 30 सितंबर 2021 को यानी पिछले साल वो रिटायर हुए थे, और अब उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी UPDIC का चीफ नोडल ऑफिसर नियुक्त किया है। ठीक है, ये UPDIC क्या है या डिफेंस कॉरिडोर आखिर है क्या? तो देखिए, आपको बताऊं कि देश में 2 राज्यों में, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है, और इसकी घोषणा सबसे पहले 2018-19 के केंद्रीय बजट में हुई थी। उसके बाद ये पूरा मामला प्रगति पर है, काम चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश में ये रक्षा औद्योगिक गलियारा यानी UPDIC डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, वो एक इम्पॉर्टेंट परियोजना है उत्तर प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की भी। तो ये चलाया जा रहा है, और उद्देश्य इसका यही है कि इंडियन एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में विदेशी निर्भरता को कम किया जाए और भारत में ही उत्पादन हो। और ये कॉरिडोर का मतलब हुआ एक बड़े पैमाने पर बड़ी जगह में उद्योग लगे। ठीक है, और ये होगा इससे कि डिफेंस फोर्सेस के लिए हथियार, गोला बारूद, इन सब का निर्माण की इंडस्ट्री स्थापित की जाएगी, और इसके लिए बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कार्य अब चल रहा है। तो अगर हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के किन शहरों में डिफेंस कॉरिडोर जो है वो है, तो ये आप मैप देख रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो ये देख रही है, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट, झांसी और आगरा। तो ये टोटल 6 जो हैं वो ज़िले हैं, वहाँ पर ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है। अब ये मैप के साथ ये रहा। ठीक है, और आपको बताऊँ कि लखनऊ में ब्रह्मोस NG जो न्यू जनरेशन है उसका निर्माण और उसकी परियोजना को लेकर काम चल रहा है। झांसी में भारत डायनामिक्स के द्वारा मिसाइल यूनिट की स्थापना की जा रही है, मिसाइल का निर्माण होगा। उसी तरह से अलग अलग ज़िलों में अलग अलग खास तरह के जो इंडस्ट्री लगाई जाएगी डिफेंस रिलेटेड। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा हब उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है डिफेंस प्रोडक्शन को लेकर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और दोस्तों कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, कोई सवाल हो तो आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, और इस सब का PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। डेली का PDF फ्री होता है, आप देख सकते हो। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने देश का नया अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा R. वेंकट-रमणी। ठीक है, R. वेंकट-रमणी, और ये न्यूज़ भी आपके सामने है। सीनियर एडवोकेट हैं वो, और देश के 16वें अटॉर्नी जनरल वो बन गए हैं 30 सितंबर को। देखिए, इससे पहले केंद्र सरकार ने मुकुल रोहतगी को भी इस पद के लिए प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया था, मैंने आपको पहले बताया था। तो अब नए अटॉर्नी जनरल R. वेंकट-रमणी हो गए हैं, और उन्होंने किसकी जगह ली है? तो के वेणुगोपाल की जगह ली है। ठीक है, तो ये रहा फोटोग्राफ जो नए अटॉर्नी जनरल बन गए हैं,
ओके। अच्छा, के वेणुगोपाल, उनका कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है, तो अब ये बन रहे हैं। 21 राज्य से हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? तमिलनाडु के रहने वाले हैं। 1977 में 1977 में ये वकील बने थे। 1979 में ये सुप्रीम कोर्ट आ गए थे, वहाँ प्रैक्टिस की। 2010 में उनको लॉ कमीशन का मेंबर बनाया गया था। 2 बार वो लॉ कमीशन के मेंबर बने रहे, 2010 में और फिर 2013 में। ठीक है, 2 कार्यकाल के लिए वो रहे थे। इंपॉर्टेंट बात ये भी रही। ठीक है, और अब 30 सितंबर को देश के 16वें अटॉर्नी जनरल वो बन गए हैं। अटॉर्नी जनरल के बारे में बताऊं, मैंने पिछली बार बताया था लेकिन फिर से रिपीट कर देते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 उसके अनुसार भारत का अटॉर्नी जनरल भारत का सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है, देश का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है केंद्र सरकार का। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं और कानून के मामले में केंद्र सरकार को सलाह देते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हैं। और आपको बताऊं कि अटॉर्नी जनरल के पास कई अधिकार भी हैं, जैसे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में हिस्सा लेने और वहां बोलने का भी अधिकार है उनको। हालांकि सदन में वोट करने का अधिकार उनको नहीं होता है। हालांकि वो सारे विशेषाधिकार उनके पास है, इम्यूनिटी है, जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास होता है, सांसद के पास होता है। कैसे नियुक्ति होती है अटॉर्नी जनरल की? तो राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है वो कब तक बने रह सकते हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि 3 साल के लिए नियुक्ति दी जा रही है। ठीक है, भारत के अटॉर्नी जनरल को किसी भी वक्त राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है और नियुक्ति के लिए ज़रूरी है कि वो भारत के नागरिक हों और उन्होंने किसी भारतीय राज्य के हाई कोर्ट में जज के रूप में या एडवोकेट के रूप में 10 साल काम किया हो। ओके, या फिर राष्ट्रपति की नज़र में एक प्रख्यात न्यायविद भी हो सकते हैं। राष्ट्रपति कहने का आशय ये है कि राष्ट्रपति तो केवल मुहर लगाते हैं, पूरा फैसला केंद्र सरकार करती है, मंत्रिमंडल करता है, वो सुझाव भेजता है और राष्ट्रपति उसको ओके कर देते हैं, ऐसा होता है। अब आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक के लिए किया है? आंसर होगा दिसंबर 2022। तो इसका एक बार फिर से विस्तार कर दिया गया है दिसंबर 2022 तक के लिए। तो फ्री राशन कितने लोगों को? 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं और चावल हर महीने दिए जाने की ये योजना 30 सितंबर को समाप्त हो रही थी और इसमें अब फिर से 3 महीने का एक्सटेंशन दे दिया गया है, यानी दिसंबर तक ये योजना रहेगी। योजना का विस्तार करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि त्यौहार का मौसम है और गरीबों को इससे मदद मिलेगी, इसलिए हम कर रहे हैं। इस योजना के बारे में भी चर्चा कर लें। कब शुरू हुई थी ये योजना? कोरोना के समय में, कोरोना काल में, जब गरीबों के लिए खाने की दिक्कत हो गई थी, उनके आय के साधन रुक गए थे, तो उस संकट के वजह से साल 2020 में, ठीक है, कब 2020 में प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की गई थी। कितना अनाज मिलता है? तो कार्ड धारक और उसके तमाम मेंबर्स जो होते हैं उन सबको 5 किलो अनाज दिया जाता है। और ये जो एक्सटेंशन किया गया 3 महीने का, उससे वित्त मंत्रालय का ये कहना है, मानना है कि 3 महीने एक्सटेंशन करने से 45,000 करोड़ रुपए का लोड इस वित्त मंत्रालय पर आ जाएगा। और रूस यूक्रेन युद्ध का जो मामला चल रहा है, उसकी वजह से दुनिया भर में खाद्यान्न संकट और सब्सिडी जो दिया जा रहा है, उसके चलते केंद्र सरकार पर अनाज की मात्रा को कटौती करने या फिर कहें इस योजना को बंद करने का काफ़ी दबाव भी है। तो मुफ्त राशन के कुछ वक्त और बढ़ा दिया गया है और आपको पता होगा कि अभी कुछ महीने में चुनाव होने वाले हैं कई राज्यों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC के नए डायरेक्टर जनरल कौन हैं? आंसर होगा राजेंद्र कुमार। ठीक है, नए बनाए गए हैं राजेंद्र कुमार। फोटोग्राफ ये रहा। ये 1992 बैच के IAS अधिकारी हैं, तमिलनाडु कैडर के हैं। और ESIC यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम, उसके ये कौन बन गए हैं? डायरेक्टर जनरल बन गए हैं, चीफ बन गए हैं। ESIC क्या है? ये भारतीय जो कर्मचारी हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी, उनके लिए चलाई जा रही स्व वित्त पोषक ये सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा कहिए इसको योजना है।
अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस यानी इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 30 सितंबर को। 30 सितंबर को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है 2022 की? अ वर्ल्ड विदाउट बैरियर। इस दिवस को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स यानी FIT उसने घोषित किया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब कल फिर मिलेंगे आपको। और आपको बता दूं कि आज यानी 30 सितंबर को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए जाने वाले हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो उसके बारे में पूरी करंट अफेयर्स डिटेल में आपको कल के जो वीडियो आएगा उसमें आपको मिलेगा। यानी 1 अक्टूबर के वीडियो में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से रिलेटेड तमाम करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे। तो देखना मत भूलना, कोशिश होगी सुबह ही वीडियो आ जाए। ओके, चलिए अब मिलते हैं कल ही।